Hello students, welcome to another class of MA Previous Sociology. आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इमाइल दुर्खिम की विवेचना। पिछली क्लास में हमने देखा था सामाजिक तथ्यों का अर्थ और उसकी विशेषताएं। आज की क्लास में हम देखेंगे सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियम। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, रूल्स टू स्टडी सोशल फैक्ट्स। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अपनी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दुर्खिम ने बताया है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज हम एक एक करके उन नियमों की विवेचना प्रारंभ करेंगे। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर जो सबसे पहली बात दुर्खिम कह रहे हैं वह है सोसाइटी इज अ रियलिटी सुई जेनरिस। इसका मतलब क्या है? देखिए, सुई जेनरिस जो है वो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब ये है अपने आप में विशिष्ट, अपने आप में अनोखा, अपने आप में विचित्र। तो वे ये कहते हैं कि सोसाइटी, समाज जो है वो अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट वास्तविकता है, एक रियलिटी है। ठीक उसी तरह से जैसे प्रकृति, नेचर, कुदरत एक रियलिटी है, हमारे सामने है, उसी तरह से सोसाइटी या समाज भी एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है और इसकी अपनी विशेषताएं हैं, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और समाज जो है वह सर्वोपरि है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वह सबसे ताकतवर है, वो सबसे शक्तिशाली है। आप लोगों ने अगर मेरा पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम इंट्रोडक्शन समझ रहे थे इमाइल दुर्खिम का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दुर्खिम की सोशियोलॉजी की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वो सोसाइटी को सुप्रीम मानते हैं। वो कहते हैं सोसाइटी ही सब कुछ है, समाज ही सब कुछ है और समाज ही सर्वोपरि है, व्यक्ति कुछ नहीं है, इंडिविजुअल का कोई महत्व नहीं है, इंडिविजुअल गौण है। तो जो सोसाइटी है वो व्यक्ति पर इम्पिंज करती है, उस पर दबाव बनाती है, उसे बाध्य करती है, अपने अनुकूल बना लेती है। तो इसलिए समाज के अध्ययन में हमें समाज को ही महत्व देना है, व्यक्ति को महत्व नहीं देना है, क्योंकि व्यक्ति की कोई भूमिका वो महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं और यह कहते हैं कि सोसाइटी अपने आप में एक अलग, शक्तिशाली और अद्भुत वास्तविकता है। तो इस एक्नॉलेजमेंट के साथ दुर्खिम अपना जो विश्लेषण है वो प्रारंभ करते हैं कि सोसाइटी इज अ रियलिटी सुई जेनरिस, अर्थात वो एक अपने आप में अद्भुत वास्तविकता है। अब इस एक्नॉलेजमेंट के बाद वो ये हमें बताते हैं कि हमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कैसे करना चाहिए और उस क्रम में सबसे पहले वो ये कहते हैं कि सोशल फैक्ट्स शुड बी ट्रीटेड एज थिंग्स, यानी सामाजिक तथ्यों को वस्तु समझा जाना चाहिए। और सामाजिक तथ्य क्या है इसके बारे में हम विस्तार से पहले चर्चा कर चुके हैं कि हर समाज में सोचने, समझने और व्यवहार करने के कुछ सामान्य तरीके होते हैं जिसको कि समाज के सभी सदस्य स्वीकार करते हैं। तो ये जो कॉमन शेयर्ड वैल्यूज हैं, जो कॉमन व्यवहार प्रतिमान है, जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे प्रथाएं हैं, हमारी रूढ़ियाँ हैं, जो हमारी जनरीतियाँ हैं, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, विवाह है, परिवार है, नातेदारी है, जाति व्यवस्था है, ये सब जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, ये सब सोशल फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये एक पूरे समाज की धरोहर होते हैं, पूरे समाज की विरासत होते हैं, जिसे पूरा समाज शेयर करता है, जिन्हें पूरा समाज स्वीकार करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि दीज सोशल फैक्ट्स शुड बी ट्रीटेड एज थिंग्स, यानी इन्हें वस्तु के समान समझना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान समझना चाहिए? वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जो वस्तु होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसका अपना एक भौतिक स्वरूप होता है, उसका अपना एक फिजिकल फॉर्म होता है, जिसको कि हम अपने विचारों से प्रभावित नहीं कर सकते। जो फिजिकल फॉर्म है वो हमारे विचारों के अनुसार नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने एक टेबल रखी है, तो वो टेबल जैसी है वैसी ही रहेगी, चाहे हमारे उसके बारे में कोई भी विचार हो। हमारे विचारों से उसका आकार और स्वरूप नहीं बदलेगा।
तो इसी तरह वो ये कहते हैं कि हम जब संस्थाओं का अध्ययन करें, हम जब प्रथाओं, रीति रिवाजों का अध्ययन करें, जब हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करें, तो वो हमारे विचारों से प्रभावित ना हो, हमारा अध्ययन हमारे विचारों से प्रभावित ना हो, वह जैसी है, जिस रूप में एग्जिस्ट कर रही हैं, उसी रूप में हम उनका वर्णन करें। अब ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्यों हमारे अध्ययन हमारे विचारों से प्रभावित नहीं होने चाहिए? दुर्किम का कहना है कि अगर हमारी स्टडी हमारे व्यवहारों से प्रभावित हो जाएगी, हमारे विचारों से प्रभावित हो जाएगी, तो फिर उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, उसकी जांच नहीं की जा सकती, उसे सही या गलत प्रमाणित नहीं किया जा सकता। और साइंस के लिए प्रमाण जरूरी है, तो उस वेरिफिकेशन जरूरी है, सत्यापनशीलता जरूरी है। और विचारों का मापन नहीं किया जा सकता, विचारों की को वेरीफाई नहीं किया जा सकता, उन्हें सही या गलत प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसलिए वह कह रहे हैं कि हम जिस भी घटना का, जिस भी संस्था का, जिस भी जनरीति का, जिस भी वैल्यू का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसे हम एक वस्तु की तरह देखें, ताकि हमारे विचार उसे प्रभावित नहीं करें। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए कि एक मेज मेरे सामने है और मैं उसका वर्णन करती हूँ। मेज यानी टेबल, उसका एक एक भौतिक स्वरूप होता है। मैं ये कहूँ कि ये मेज चौकोर है, इसकी 4 टांगे हैं, इसका रंग भूरा है और इसकी ऊंचाई 3 फीट है और इसकी जो सतह है उसकी लंबाई चौड़ाई 2 फीट बाय 3 फीट है। तो ये जो मैंने विशेषताएं बताई वो इस टेबल की विशेषताएं, इस मेज की विशेषताएं हैं और इनकी जांच की जा सकती है। आप कोई भी इंच टेप या कोई स्केल ला करके जो भी मैंने कहा है उसका मापन कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये टेबल खूबसूरत है, या मैं ये कहूँ कि ये टेबल बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आरामदायक है, बहुत सुविधाजनक है, तो ये टेबल की विशेषता नहीं है, ये टेबल के बारे में मेरे विचार। हो सकता है कि किसी अन्य के विचार अलग हों, किसी अन्य व्यक्ति को वह टेबल ना तो खूबसूरत लगे और न ही आरामदायक। तो जब भी हम किसी वस्तु का वर्णन करें तो हम उसकी जो वास्तविक विशेषताएं हैं उनका ही वर्णन करें, उसमें अपने विचार न जोड़ें या अपनी पसंद नापसंद उसमें न जोड़ें, क्योंकि वो वेरीफाएबल नहीं होती। और इसलिए दुर्खिम ये कहते हैं कि सोशल फैक्ट शुड बी ट्रीटेड एज थिंग्स, एज वस्तु, ताकि हम केवल उसकी विशेषताओं का वर्णन करें, अपने विचारों से उसे स्वतंत्र रखें। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगली बात जो दुर्खिम कह रहे हैं, सोशल फैक्ट्स शुड बी ट्रीटेड एज थिंग्स के बाद जो अगली विशेषता वो बता रहे हैं वह है डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब कभी भी हम कोई अध्ययन कर रहे होते हैं, कोई रिसर्च कर रहे होते हैं सोशियोलॉजी में, तो हम अनेक तरह की अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं, हम अनेक तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, टर्म्स का प्रयोग करते हैं, कॉन्सेप्ट्स, संबोधों का प्रयोग करते हैं। और प्रायः सोशियोलॉजी में विशेष रूप से हम जिन टर्म्स का, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका सामान्य संदर्भों में भी कोई प्रयोग होता है, या सामान्य भाषा में भी हम उन शब्दों को प्रयोग करते हैं। लेकिन सामान्य भाषा में उनके जो अर्थ होते हैं वो समाजशास्त्रीय अर्थ से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। समुदाय, एक कम्युनिटी, एक शब्द है जो हम सामान्य भाषा में भी प्रयोग करते हैं। कभी हम जातीय समुदाय बता देते हैं, कभी धार्मिक समूहों के लिए भी हम समुदाय शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, या हम कह सकते हैं ब्राह्मण समुदाय, वैश्य समुदाय, शूद्र समुदाय या क्षत्रिय समुदाय। उसी तरह से कई बार प्रोफेशंस के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं शिक्षक समुदाय या विद्यार्थी समुदाय, चिकित्सक समुदाय। तो समुदाय शब्द को हम बड़ा लूजली प्रयोग में लाते हैं और कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, व्यक्तियों के कोई भी समूह के लिए हम प्रायः इसका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी में समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका एक बिल्कुल ही अलग अर्थ होता है। यहाँ यह व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है। सोशियोलॉजी में जब हम समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है एक दिए हुए व्यक्तियों का कोई समूह जो एक दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, और निवास करने के कारण उनके बीच एक कुछ सीमा तक हम की भावना विकसित होती है।
तो इसलिए हम ग्राम को या नगर को एक समुदाय कहते हैं, क्योंकि ये निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है इनका, और निवासियों के अंदर कम या अधिक एक वी फीलिंग होती है, एक कम्युनिटी फीलिंग होती है, एक हम की भावना होती है। जैसे अमुक व्यक्ति मेरे गांव का है या अमुक व्यक्ति मेरे शहर का है, ये भावना शहर के साथ, हम शहर के जो सिंबल्स हैं, जो उसके संकेत हैं, उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरे शहर में की मशहूर इमारत है, या ये मेरे शहर का चौराहा है। तो ये जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, वह कम्युनिटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है। वी फीलिंग, हम की भावना, यह कम्युनिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, सामान्य संदर्भों में और समाजशास्त्र में। और इसलिए जब भी हम किसी शब्द का प्रयोग करें अपने अध्ययन में, तो हम डिफाइन करते हैं, हम परिभाषित करते हैं कि इस शब्द का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो लोग इसे पढ़ेंगे, जो हमारी रिसर्च को देखेंगे, हो सकता है कि वो उसका गलत अर्थ ले लें। तो सही संप्रेषण जो है वह सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का सही सही मीनिंग एक्सप्लेन किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि उसका इंटरप्रिटेशन सही हो। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखने की है कि कई बार एक ही शब्द विषय के अंदर भी, यानी समाजशास्त्र के भीतर ही, एक शब्द को हम एक सीमित अर्थ में प्रयोग करते हैं। हालांकि उसका व्यापक अर्थ होता है, लेकिन हमारे अध्ययन में उसका सीमित अर्थ होता है। तो हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे विशिष्ट अध्ययन में इस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे मान लीजिए कि मैं राजकीय महाविद्यालय सिरोही के विद्यार्थियों का, जो नियमित विद्यार्थी हैं, उन पर कोई अध्ययन कर रही हूँ। मान लीजिए मैं उनकी व्यावसायिक जो आकांक्षाएं हैं उनका अध्ययन करना चाहती हूँ कि वे आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं। तो जब मैं विद्यार्थी शब्द यहाँ प्रयोग कर रही हूँ, तो मुझे यह बताना होगा कि विद्यार्थी से मेरा तात्पर्य केवल और केवल राजकीय महाविद्यालय सिरोही में पढ़ने वाले नियमित विद्यार्थियों से ही है, और किसी विद्यार्थी से नहीं। अर्थात मेरे अध्ययन में विद्यार्थी का एक सीमित और विशिष्ट अर्थ है, क्योंकि विद्यार्थी तो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी विद्यार्थी है, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा भी विद्यार्थी है, और अपने घर में स्वयं पाठी जो छात्र है वह भी विद्यार्थी। लेकिन ये सब मेरे अध्ययन में केवल विद्यार्थी से तात्पर्य राजकीय महाविद्यालय सिरोही में पढ़ने वाले नियमित विद्यार्थियों से। तो यहाँ मैंने विद्यार्थी शब्द एक सीमित अर्थ में लिया है। तो मुझे यह भी बताना चाहिए कि मेरी स्टडी में विद्यार्थी का क्या निश्चित अर्थ है। तो इसलिए भी डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है। और कई बार क्या होता है कि हम किसी टर्म को एक खास तरीके से, हम उसका मापन किस तरह कर रहे हैं उसके आधार पर भी परिभाषित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने अध्ययन में किसी की इंटेलिजेंस का मेजर किया है, कोई एक टेस्ट दिया है हमारे सब्जेक्ट्स को, उस पर उनका जो स्कोर है उसके आधार पर हम उनकी इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि लब्धि, उनकी आईक्यू का मापन कर रहे हैं। तो हमारे विशिष्ट अध्ययन में इंटेलिजेंस या बुद्धि लब्धि का मतलब हमारे टेस्ट पर या हमारे विशिष्ट परीक्षण पर उस सब्जेक्ट का या उस रिस्पोंडेंट का जो स्कोर है वही उसकी बुद्धि लब्धि है। तो इस तरह से हमने इंटेलिजेंस को डिफाइन कैसे किया, हम उसको मेजर कैसे कर रहे हैं उसके आधार पर कि एक दिए हुए परीक्षण पर, टेस्ट पर विद्यार्थी का जो भी स्कोर होगा या रिस्पोंडेंट का जो भी स्कोर होगा वही उसकी बुद्धि लब्धि है, वही उसकी इंटेलिजेंस है। तो यहाँ हमने इंटेलिजेंस को एक अलग ऑपरेशनल तरीके से, हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं उस तरह से डिफाइन किया है। तो इस तरह अलग अलग कार्यकारी परिभाषाएं, विशिष्ट परिभाषाएं हमें देनी पड़ती हैं, ताकि हम बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, हर कॉन्सेप्ट का जो मीनिंग है वह बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, ताकि किसी तरह की एम्बिग्यूटी, किसी तरह की वेगनेस, किसी तरह की अस्पष्टता हमारे अध्ययन में नहीं हो, और हर कॉन्सेप्ट का सही सही अर्थ जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहे हैं उन लोगों तक पहुंचे। तो इस तरह से इन नियमों का पालन करते हुए, दुर्खिम कहते हैं, हमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स के बाद उन्होंने 2-3 और नियमों की बात की है सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के संदर्भ में। उन नियमों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो जानकारी आज प्रदान की गई, वो आपको इस विषय को समझने की दृष्टि से उपयोगी लगी होगी। आप लोगों के फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।